तो उसका आंसर आएगा L√3/14। तो ये आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। ये √31 नहीं है, ये L है, √3L, L अलग है, थोड़ा ढंग से नहीं बना हुआ है, ये L है अलग से, L√3/14। 19th, और इसको ढंग से समझना है। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है 4r और उसमें से दो स्मॉल डिस्क रिमूव करी गई हैं और नए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं। ठीक, तो इसमें कंसेप्ट क्या लगता है और क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। जैसे मान लिया कोई सिस्टम था, पूरे सिस्टम का मास था मान लिया कैपिटल M, और सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर था वेक्टर R। ठीक, उसमें से आपने M1 हटा दिया जिसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर था R1, और उसमें से मान लिया आपने M2 हटा दिया जिसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर था R2। तो रिमेनिंग मास का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा। तो जो रिमेनिंग मास बचा, रिमेनिंग सिस्टम में बचा, उसके सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा तो वो होगा कैपिटल M R माइनस M1R1 माइनस M2R2 अपॉन कैपिटल M माइनस M1 माइनस M2। ये आपको समझ में आया। अगर कहीं रिमूवल वाला खेल चल रहा है और जिसमें पहले मास सिस्टम का कैपिटल M था, उसका सेंटर ऑफ मास था कैपिटल R, और उसमें से आपने M1 मास रिमूव किया, M1 का पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का R1 था, और M2 मास रिमूव किया और M2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। तो रिमेनिंग सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास बचा वो बचा MR माइनस M1R1 माइनस M2R2 अपॉन M माइनस M1 माइनस M2। ऐसे मान लिया उसमें से एक तीसरा हिस्सा भी आपने रिमूव किया जाता, तो अब इसको हम और आगे बढ़ा देंगे, तो माइनस M3R3, और यहाँ पे भी लिख देते हैं माइनस M3। इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलो वैल्यूज डालते हैं। जैसे अगर मैंने ये माना कि इस टोटल जो सबसे बड़ी डिस्क है उसका मास मैंने माना कि चलो उसका मास था कैपिटल M, उसकी रेडियस थी 4r, उसका एरिया होगा पाई टाइम्स 4r का स्क्वायर, तो उसका मास माना मैंने M। तो ये जो स्मॉल डिस्क आपने रिमूव करी है इनका मास जो होगा वो होगा M/16, और ये जो स्मॉल डिस्क रिमूव की है इसका भी मास कितना होगा M/16। अब आपको ये समझना है M/16 कैसे हो गया। तो पहले जो बड़ी डिस्क है उसका एरिया है पाई इंटू 4r², और उसका मास अगर कैपिटल M हमने माना, तो अब जो छोटी डिस्क है उनका एरिया है पाई इंटू r², तो उनका मास कितना होगा। तो ये 4 का स्क्वायर 16 से इधर डिवाइड करेंगे तो उनका मास आएगा M/16। ठीक, अभी बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं RCM का। तो M1R1 टोटल मास सिस्टम का कैपिटल M है, और उसका जो कोऑर्डिनेट है ये आपके ओरिजिन है, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं होगा। तो जो कैपिटल R है वो आपका हो जाएगा 0 I कैप प्लस 0 J कैप, माइनस M1 जो मास रिमूव कर रहे हैं वो है M/16, और उसका जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है, तो ये यहाँ से डिस्टेंस जो होगी वो 3r होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी 3r, तो ये हो जाएगा आपका 3r I कैप, और J कैप तो है नहीं उसमें, माइनस दूसरा जो मास है वो भी M/16 है, और उसके जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे, तो ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 3r, तो उसके लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3r J कैप अपॉन पूरे मास में से वो दोनों हिस्से माइनस कर देंगे, M/16 2 M/16 मतलब M/8। तो ये कितना आया, तो ये तो आपका 0 हो गया। ठीक है, तो ऊपर जो आ रहा है वो आपका आ रहा है -3mr/16, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर जो बचा वो बचा I कैप प्लस J कैप, और नीचे आपका जो आ रहा है वो M-M/8, तो ये आ रहा है 7m/8। ये तो m से m कैंसिल आउट होगा, 8 से ही कैंसिल करेंगे 16 2 टाइम्स, तो ये आ गया -3r अपॉन 14 I कैप प्लस J कैप। तो ये होगा रिमेनिंग सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, सी पार्ट। A disk of radius r of uniform thickness and uniform density sigma has a square hole with sides of length l। ठीक है, ये r की एक डिस्क है, इसमें एक स्क्वायर कट किया है इस तरह से, और उसकी साइड की लेंथ कितनी है l की वैल्यू कितनी है r/√2, वो हम वैसे भी फाइंड कर लेते क्योंकि इसका डायगोनल होगा l√2 होगा, और l√2 r के बराबर है, तो l जो है वो r/√2 हो जाएगा, वो हम वैसे भी फाइंड कर लेते, देने की जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक,
अब इसमें पूछ रहे हैं तो अब जो डिस्क बची आपकी, अब क्या पूछ रहे हैं वो आप देखो, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क विद ए होल। डिस्क जो बची, रिमेनिंग डिस्क बची, उसके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, क्या पूछ रहे हैं? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप ढंग से समझो, हम पूरा पोजीशन वेक्टर ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग सिस्टम का जो आरसीएम होगा वो होगा आपका, अगर हम ये कहें कि मास डेंसिटी जो दी है, लीनियर मास सरफेस मास डेंसिटी जो दी है वो आपको सिग्मा दी हुई है। ठीक, तो वैसे ही इक्वेशन बनाएंगे, कैपिटल एम कैपिटल आर माइनस, इसमें तो एक ही हिस्सा रिमूव किया तो माइनस m1 r1 अपॉन कैपिटल एम माइनस m1। ठीक है, सारी वैल्यू डालते हैं। कैपिटल एम जो मास है वो होगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और उसका पोजीशन वेक्टर है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, माइनस जो आपने हिस्सा रिमूव किया है तो उसका जो मास होगा वो होगा सिग्मा इंटू एल स्क्वायर, और उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा 0 आई कैप, यही तो होगा इसका सेंटर मास यहाँ पे। ठीक, तो ये डिस्टेंस पूरी जो होगी, अगर आर के टर्म्स में लिखना चाहो तो आर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं हम, और एल सारा आंसर आर के टर्म्स में तो आर के टर्म्स में लिखते हैं, तो ये आर के टर्म्स में r/2 होगी, बिल्कुल बीच में है ये। तो 0 आई कैप प्लस r/2 जे कैप अपॉन m माइनस m1। m कितना है? तो m है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस m1 कितना है? सिग्मा इंटू एल स्क्वायर। तो ये सिग्मा 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 कैंसिल आउट। ऊपर जो बचा आपका, ऊपर वाला पहला टर्म तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 हो गया, तो माइनस एल स्क्वायर, एल है r/√2 तो उसका स्क्वायर करेंगे तो r²/2 इंटू r/2 जे कैप अपॉन नीचे कितना आने वाला है, तो नीचे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल r/√2 है तो ये बनेगा r²/2। अब ये r² कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ऊपर बच रहा है आपका माइनस r/4 जे कैप, और नीचे बच रहा है पाई माइनस 1/2। तो 2 अगर हम एलसीएम ले लेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि आंसर इसी फॉर्मेट में है, पाई माइनस हाफ, तो ये आपका आंसर आ गया सी पार्ट, माइनस r/4 और पाई माइनस हाफ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जो नया सिस्टम बचा, रिमेनिंग जो पोर्शन बचा, उसका सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। ठीक है, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और कितना शिफ्ट हो जाएगा तो वो ये वो आपको ये वैल्यू दी हुई है, नया पोजीशन, नई पोजीशन है रिमेनिंग पार्ट के सेंटर ऑफ मास की। Figure shows a cubical box that has been constructed from uniform metal plate of negligible thickness. The box is open at the top. जो cubical box है तो उसमें टोटल इसका मतलब 5 प्लेट्स लगाई हैं। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये फ्रंट में लगाई है, और एक प्लेट ये बॉटम में लगाई है। ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है। 5 प्लेट्स लगाई हैं, और हर प्लेट की जो लेंथ है वो लेंथ 40 सेंटीमीटर है। हर प्लेट की जो लेंथ है वो कितनी दी है आपको? 40 सेंटीमीटर। अब इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के z कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, तो हम सिर्फ z पर फोकस करेंगे, सिर्फ z पर। ठीक है, तो जो नीचे वाली प्लेट है उसका z कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक, और ये जो बाकी चारों प्लेट्स हैं, इन चारों प्लेट्स के z कोऑर्डिनेट सबके सेम होंगे, और वो होंगे 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सबकी सब z के z डायरेक्शन में वर्टिकल खड़ी हुई हैं। तो इन सबके जो z कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सबके 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर होंगे। जो प्लेट भी नीचे बिछी हुई है उसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। और z कोऑर्डिनेट ही आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का। तो अगर पांचों प्लेट का मास जो है वो m m m m मान है, हर किसी का मास m, तो ग्राउंड वाली प्लेट के लिए लिखेंगे m इंटू 0, बाकी चारों प्लेट के लिए लिखेंगे m इंटू 20 सेंटीमीटर, चारों प्लेट के लिए, तो इंटू 4 कर देता हूँ, अपॉन टोटल मास कितना है तो वो हो जाएगा 5m, m से m कैंसिल, तो ये आपका आया 80/5, तो ये आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। जो z कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का वो कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ l हुज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो x का फंक्शन है kx²/l, और l लेंथ की रॉड है, और उसका x जो है वो एक पॉइंट से डिस्टेंस है, एक एंड से डिस्टेंस है, और उसी एंड से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। मान लिया ये x एक्सिस है,
और इसी के ऊपर ये रॉड बिछी हुई है। ठीक, ये कोऑर्डिनेट आप हम ओरिजिन मान लेते हैं 0,0 और ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं L,0। x जो है वो इसी एंड से डिस्टेंस है, तो x डिस्टेंस पे यहाँ पे अगर हम बहुत छोटा सा थिकनेस लें, बहुत थोड़ी सी विड्थ लें dx, तो उसका जो मास होगा dm, तो वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स dx। और ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड होती तो सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाता है L/2 पे। नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो एक्सीएम जो लाई करेगा इसका, उसका फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन x dm ओवर इंटीग्रेशन dm, और x की लिमिट 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर l तक सारी वैल्यू डाल देते हैं। x dm कितना है, लैम्डा dx, और लैम्डा कितना है, तो लैम्डा है kx² l इंटू dx। ठीक, अपॉन इंटीग्रेशन dm है लैम्डा dx, और लैम्डा कितना है, लैम्डा है आपका kx² l इंटू dx, और लिमिट दोनों में 0 से l, 0 से l। तो k/l तो कांस्टेंट है, कॉमन लेके कट जाएगा। ऊपर आपका बचा x³ का इंटीग्रेशन होगा x⁴/4, तो लिमिट्स डालेंगे तो l⁴/4 आ जाएगा। नीचे है x² का इंटीग्रेशन होगा x³ लिमिट डालेंगे तो l³ आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3/4l। ये लोकेशन होगी उस एंड से सेंटर ऑफ मास की, 3l/4। The velocity of center of mass of the system remains constant। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस सिस्टम पे लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। सो द आंसर विल बी डी पार्ट। इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और v और a जो है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास के। देन इट नेचुरली फॉलोज दैट। ठीक है, तो ये समझो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो पक्का 0 होगा। वेलोसिटी 0 हो भी सकती है, वेलोसिटी 0 नहीं भी हो सकती है, तो वेलोसिटी की तो चॉइस है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो पक्का 0 होगा। ठीक है, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है। वेलोसिटी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो कांस्टेंट वैल्यू 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये पूछ रहे हैं देन इट नेसेसरली फॉलोज दैट, एक्सेलरेशन पक्का 0, तो एक्सेलरेशन यहाँ भी 0, एक्सेलरेशन यहाँ भी 0, लेकिन एक केस में वेलोसिटी 0 और एक केस में वेलोसिटी नॉन 0, तो हम पक्का नहीं कह सकते कि वेलोसिटी 0 होगी नहीं होगी। अगर पार्टिकल के पास पहले से सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी होगी सिस्टम के पास, तो वो वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। तो इसका जो सबसे बेहतर आंसर है वो नन ऑफ दीज है, क्योंकि इसमें से हम कुछ भी पक्का नहीं कह सकते। हम एक चीज़ पक्का कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। वेलोसिटी के बारे में अगर कुछ कहना चाहो तो आप इतना कह सकते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू 0 नॉन 0 कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे बेहतर आंसर इसका क्या है, डी पार्ट। A child is sitting on one end of a long trolley moving with a uniform velocity v on a smooth horizontal track। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, उसके ऊपर एक ट्रॉली है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस तरह की एक ट्रॉली है, इस तरह की सिचुएशन है, और उसके ऊपर एक चाइल्ड है। ठीक, v वेलोसिटी से जा रही है स्मूथ ट्रैक पे। ठीक, अब ये कह रहे हैं इफ द चाइल्ड स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द ट्रॉली विद स्पीड u। अब ये बच्चे ने क्या किया, इधर दौड़ना शुरू कर दिया किसी स्पीड u से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं। तो जब ये बच्चा दौड़ेगा तो ये इसके बीच में और ट्रॉली के बीच में जो फोर्स लग रहे होंगे वो इंटरनल फोर्स होंगे, और इंटरनल फोर्स सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट करते नहीं है। ग्राउंड जो है स्मूथ है, ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन वगैरह लगेगा नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर पहले पूरा सिस्टम v वेलोसिटी से चल रहा था, चाइल्ड था उसके ऊपर रेस्ट में था, तो पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी वो v ही होगी। तो अब भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v ही रहेगी। ठीक है, बच्चे ने पीछे दौड़ना शुरू किया है तो इसकी वजह से ट्रॉली की स्पीड थोड़ी आगे की तरफ बढ़ जाएगी, लेकिन इन दोनों पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड अगर हम निकालेंगे तो वो v के बराबर ही रहेगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। When an explosive shell traveling in a parabolic path under the effect of gravity explodes in the mid-air। कोई शेल है वो पैराबोलिक पाथ में जा रही है, इस तरह की सिचुएशन है। ठीक, और ये रास्ते में एक्सप्लोड कर जा रही है।
ठीक है, रास्ते में यहाँ पे एक शेल थी, ये आपने ऐसे फेंकी और ये कहीं रास्ते में जाके ये शेल क्या कर गई, एक्सप्लोड कर गई, कई टुकड़ों में एक्सप्लोड कर गई। ठीक है, एक हिस्सा इधर गया, एक हिस्सा इधर गया, एक हिस्सा इधर गया, ऐसे हो गया। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा ढंग से समझना है इसमें इंपॉर्टेंट बात, जब ये शेल मूव कर रही थी तब इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था जो mg था। क्लियर? कौन सा फोर्स लग रहा था इस पर? एक फोर्स लग रहा था जो क्या था, mg था। और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में, उस एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में इसका पाथ पैराबोलिक था। ठीक, अब जब ये एक्सप्लोड किया तो एक्सप्लोजन में तो इंटरनल फोर्सेज ही लग रहे होंगे, एक्सटर्नल फोर्स, कोई नया फोर्स नहीं आएगा, एक्सटर्नल फोर्स वही रहेगा पुराना वाला mg जो पहले लग रहा था। यानी पहले अगर सेंटर ऑफ मास का पाथ पैराबोलिक था mg के इन्फ्लुएंस में, तो अब भी एक्सटर्नल फोर्स mg है, तो अब भी सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक ही रहेगा। कुछ हिस्से ऊपर उड़ जाएंगे इधर, कुछ हिस्से नीचे आ जाएंगे, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। कब तक? जब तक कि सारे के सारे पार्टिकल्स हवा में रहते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी पार्टिकल ग्राउंड को टच कर गया तो एक नया एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, और उस एडिशनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स मॉडिफाई हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास का पाथ भी मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहाँ पहले एक्सटर्नल फोर्स था mg, तो उसी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा था पैराबोलिक पाथ पे। और जब एक्सप्लोजन हो जाएगा तो एक्सप्लोजन के बाद भी एक्सटर्नल फोर्स mg ही रहेगा। एक्सप्लोजन में जो फोर्स आए होंगे वो तो सारे इंटरनल होंगे, तो अभी भी जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो mg ही है। तो अभी भी जो उसका पाथ होगा वो वही होगा जो कि पुराना वाला पाथ था, यानी पैराबोलिक पाथ पे ही मूव करेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? अलोंग द ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ। ठीक, और ये कब तक? ये भी समझ में आया आपको, कब तक? जब तक कि सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ हैं, हवा में। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम 4i कैप टू 3j कैप ड्यूरिंग 2 सेकेंड्स, और मास आपको 10 kg का दिया है और कांस्टेंट फोर्स पूछ रहे हैं कि कितना लग रहा होगा। तो फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो मास फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो वो हो जाएगा, मास है 10 kg, फाइनल वेलोसिटी है 3j कैप, ये फाइनल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो मास है 10 kg और इनिशियल वेलोसिटी है 4i कैप, अपॉन कितने टाइम में ये चेंज हुआ, तो 2 सेकंड में ये चेंज हुआ, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स। तो ये आपका आ जाएगा 15j कैप माइनस 20i कैप। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 25 न्यूटन आ जाएगा। इस फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो 15 और 20 का जो मैग्नीट्यूड होता है, अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो वो 25 न्यूटन आपका आ जाएगा। एन इंसुलेटेड पार्टिकल ऑफ मास, आइसोलेटेड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड। Particle of mass m is moving in a horizontal plane along x-axis. At a certain height above the ground, it suddenly explodes into two fragments of mass m/4 and 3m/4. ठीक है, तो ये x एक्सिस है और इस पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, आइसोलेटेड है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला जा रहा होगा। m मास का पार्टिकल है, किसी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा x एक्सिस पे। अब इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा m/4 है और एक हिस्सा 3m/4 है। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है m/4 का वो मिलता है +15 पे। ये जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है m/4 का वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा, y डायरेक्शन में ऊपर 15 सेंटीमीटर। तो जो 3m/4 बचा वो कहाँ मिलेगा, तो वो थोड़ा कहीं नीचे चला गया होगा, इस तरह से ऐसे नीचे आ गया होगा 3m/4। लेकिन इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी एक्स एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। पहले भी अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे चल रहा था, तो अभी भी कहाँ चल रहा होगा, एक्स एक्सिस पे। और ये m/4 जो है वो 15 सेंटीमीटर दूर है, तो ये 3m/4 होगा, ये कितनी डिस्टेंस पे होगा, ये हमें निकालना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालना। तो एक बात तो पक्का है, ये नीचे होगा तो नेगेटिव में होगा, तो पॉजिटिव वाले तो आंसर बनेंगे नहीं। और कंडीशन क्या होती है कि अगर यहाँ सेंटर ऑफ मास है तो m1r1 = m2r2। तो m1 है m/4 और r1 है आपका 15 = m2 आपका 3m/4 है, और r2 आपको फाइंड करना है। तो m/4 से m/4 कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे तो r2 जो आ गया वो 5 सेंटीमीटर आ गया। और सिंस ये नीचे की तरफ है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -5 सेंटीमीटर, ए पार्ट।
ए मास स्मॉल m is at rest on an inclined plane of mass capital M which is further resting on a smooth horizontal plane. सिचुएशन ये है कि एक तो है ये प्लांक, सॉरी ये है एक वेज, ठीक है, ये क्या है आपका वेज, और ये एक ब्लॉक है, और सारी सरफेस स्मूथ है। ये वाली जो सरफेस है ये भी स्मूथ है, और ये जो ग्राउंड वाली सरफेस है ये भी स्मूथ है। वैसे ये स्मूथ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो इंटरनल फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। और सिस्टम को हमने रिलीज कर दिया है। नाउ इफ द मास स्टार्ट्स मूविंग द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला ब्लॉक तो आएगा नीचे की तरफ, तो ये वेज कहाँ शिफ्ट करेगा, ये वेज पीछे शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो पूरे सिस्टम पे अगर हम सोचें, पूरे सिस्टम पे तो जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो स्मॉल एम जी हो गया एक्सटर्नल फोर्स, एक कैपिटल एम जी हो गया एक्सटर्नल फोर्स, और ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन हो गया एक्सटर्नल फोर्स। बाकी इन दोनों ब्लॉक और वेज के बीच में जो फोर्स लग रहे होंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स इस सरफेस पे, तो वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होंगे, वो इंटरनल फोर्स होंगे। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, और वो भी कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि वो वाला जो ब्लॉक है वो नीचे स्लिप कर रहा है, ठीक है। तो आगे भी स्लिप कर रहा है, पीछे भी नीचे भी स्लिप कर रहा है, तो नीचे आने की वजह से पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, नीचे, वर्टिकल डायरेक्शन मूव करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, मूव डाउन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो आगे का स्टेटमेंट है ये फालतू लिखा हुआ है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, इसका आंसर बनेगा डी पार्ट, मूव डाउन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, डी पार्ट।